Assalamualaikum and welcome back to my video. My name is Hamda Tanveer and I am your biology teacher. So आज की वीडियो में हम 17 चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले डिफरेंस है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर का, ठीक है. अब इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को इनेट बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है. ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि डिपेंड करता है हेरिडिटी मटेरियल पे, ठीक है, जो कि एनिमल इनहेरिट करता है, ठीक है. उसके बाद जो लर्निंग बिहेवियर है वो डिपेंड मतलब ये ऐसा दिस टाइप ऑफ बिहेवियर जो है ना, ऐसा बिहेवियर डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे, ठीक है. लेकिन जो एबिलिटी होती है बिहेवियर को मॉडिफाई करने की, वो डिपेंड करती है हेरिडिटी मटेरियल पे. अब एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो सेकंड पॉइंट है उस पर एक्सपीरियंस की हेडिंग दे दे, ठीक है. एक्सपीरियंस में इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस का कोई मतलब इतना इन्फ्लुएंस नहीं है ऐसी बिहेवियर पे, ठीक है. उसके बाद जो लर्निंग बिहेवियर में एक्सपीरियंस का मतलब ऑब्वियस इन्फ्लुएंस है, मतलब जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग बिहेवियर को. नेक्स्ट सिलेक्शन है. सिलेक्शन में आ जाता है कि ऐसा मतलब ये जो बिहेवियर है ना, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑपरेटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़, ठीक है. और लर्न बिहेवियर में ये जो बिहेवियर है वो मतलब बिहेवियर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है. मतलब इंस्टिंक्टिव में हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़ है और लर्न बिहेवियर में हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल है. अब लाइफ स्पैन में क्या है कि जो इंस्टिंक्टिव इनेट बिहेवियर है ना, ठीक है, वो इक्विप करते हैं एनिमल को विद अ सीरीज़ ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है. ये एक एडवांटेज होता है एनिमल्स के लिए. शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो ऐसे एनिमल्स जिनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, ठीक है, उनके लिए ये एडवांटेज होता है, ठीक है. यहाँ और उसके बाद लर्न बिहेवियर में क्या होता है कि ये एडवांटेज होता है ऐसे एनिमल्स के जिनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग है, ठीक है, और इनके पास पेरेंटल केयर है, ठीक है, तो वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है. अब इवॉल्व में क्या है कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में जो है ना, ये जो बिहेवियर है ना वो इवॉल्व करता है स्लोली, ठीक है, इन द स्पीशीज़. और इन्हें लर्न बिहेवियर में ये जो बिहेवियर है ना, ये जो बिहेवियर है ना, ये ड्यूरिंग मतलब इवॉल्व करता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स, ठीक है. इनेट बिहेवियर में एग्जांपल है हनी बीज़ की. अब हनी बीज़ क्या करती हैं कि हनी बीज़ अपने विंग मसल्स को यूज़ करती हैं, मतलब विंग्स को यूज़ करते हैं फ्लाइट करने के लिए, ठीक है. ये इनमें एबिलिटी मतलब इनहेरिट होती है, ठीक है, इनहेरिटेड होती है, ठीक है. मतलब ये सीखा सिखाया अमल है और इनमें मतलब ये सीखा सिखाया अमल इनमें ये भी है कि ये फूलों की तरफ जाएंगी, ठीक है, नेक्टर और पोलन लेने के लिए, ठीक है, रस चूसने के लिए. इनको कोई सिखाता नहीं है, ये इनहेरिटेड होते हैं. अब दूसरी एग्जांपल है डिगर वेस्प की. उनके जो बिहेवियर है ना डिगर वेस्प का, वो भी इंस्टिंक्टिव है, ठीक है. डिगर वेस्प भी का बिहेवियर भी इंस्टिंक्टिव है, इनेट है, लेकिन ये मतलब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखती है, जैसे कि मतलब कि नेस्ट को किधर लोकेट करना है, मतलब सच एज लोकेलिटी ऑफ ईच ऑफ इट्स नेस्ट, ठीक है, उसको हंटिंग के बाद किधर रखना है. तो ये एग्जांपल है इंस्टिंक्टिव लर्निंग की. नेक्स्ट है लर्न बिहेवियर की एग्जांपल्स. सबसे पहले है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1. कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 में ये था कि डॉग्स को सिखाया गया था कि जब बेल बजेगी उनको खाना दिया जाएगा, ठीक है. अब इसमें क्या था कि एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब भी बेल बजाई जाती थी डॉग को खाना दिया जाता था. अब एक दो दफ़ा करने के बाद तीसरी दफ़ा जब बेल बजाई गई तो जो डॉग है ना उसने सेलिब्रेट किया, ठीक है, उसने उसको सेलिब्रेट किया कि उसको पता था कि अब खाना मिलेगा, ठीक है. तो ये उसने बिहेवियर लर्न किया था कि जब भी बेल बजेगी. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन केस ऑफ कैट. अब कैट्स के केस में क्या होता है कि एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है. अब और पिंजरा बंद था, ठीक है. अब पिंजरा कैसे खुलना था कि पिंजरा के अंदर ना मतलब एक लीवर था, उसको प्रेस करती तो पिंजरा खुल जाना था. अब बिल्ली जो थी वो पिंजरे के अंदर इधर उधर भाग रही थी, ठीक है. बिल्ली का पंजा उस लीवर पे लगा और डोर ओपन हो गया, बिल्ली बाहर आ गई. नेक्स्ट टाइम अगेन बिल्ली को वापस अंदर किया गया. अब क्या हुआ कि उसने मतलब बिहेवियर को लर्न कर लिया हुआ था कि जैसे ही इस लीवर को प्रेस किया जाएगा पिंजरे का डोर ओपन हो जाएगा और बिल्ली बाहर चली जाएगी. तो इस तरह से बिल्ली ने अपना बिहेवियर लर्न किया. नेक्स्ट एग्जांपल है क्राउलिंग स्केल ऑन अ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है. अब क्या होगा कि जो ग्लास की शीट पे, ठीक है, हम टैप करेंगे तो जो स्नेल है ना
वो शीशे ग्लास के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब उसने ये सीखा था, उसने ये बिहेवियर लर्न किया था कि टैप करने से उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, और उसको कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए उसने सीधा जब शीशे के ऊपर टैप किया तो वो सीधा क्रॉल करना स्टार्ट हो गया। ये उसने बिहेवियर लर्न। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। अब इसमें थ्रोप ने जो एग्जाम्पल डेफिनेशन दी थी, इसमें उसने कहा था कि ऐसा प्रोसेस जो मैनिफेस्ट करता है अपने आप को, ठीक है, अडेप्टिव चेंजेस के ज़रिए, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर में। ये रिजल्ट हैं एक्सपीरियंस के, मतलब प्रोसेस विच मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, ठीक है, बाय अडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन की जाती है थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के ज़रिए। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन जो की जाती है एक्सपीरियंस के ज़रिए, इसको हम लर्निंग कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग बिहेवियर की है इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, इनसाइड लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। अब इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि इम्प्रिंटिंग का मतलब है कि जहन पर नक्श हो जाना, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल फॉर्म करता है एसोसिएशन दूसरे एनिमल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ इन्वायरमेंट में, ठीक है, ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फॉर्म्स एन एसोसिएशन विद अदर एनिमल और ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। एग्ज़ाम्पल गीज़, डक्स, चिकन, ठीक है। उसके बाद जो प्री कोशियल बर्ड्स होते हैं कि मतलब कबलज़ वक्त नशोनुमा पाने वाले होते हैं, ठीक है। अब इम्प्रिंटिंग है डकलिंग में क्या है कि ये शॉर्टली होती है, हैचिंग के बाद, ठीक है, जो डकलिंग और अदर मतलब यंग बर्ड्स हैं, ठीक है, उनमें टेंडेंसी होती है कि वो फॉलो कर सके मूविंग ऑब्जेक्ट्स को सराउंडिंग में, ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग, ठीक है। ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड, ऐसे ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग जिसमें शेप और फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इम्प्रिंट की जाती है, ठीक है, और यंग बर्ड उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मतलब मदर बर्ड में लेकिन ये इन एब्सेंस होती है, ठीक है, और इम्प्रिंट दूसरे बर्ड्स में दूसरे स्पीशीज़ जो है ना बर्ड्स की स्पीशीज़ उनमें भी होती है, ठीक है। और उसके बाद लेटर अच्छा है, नेक्स्ट है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग का, ठीक है, और ये इसमें इन्वॉल्व करता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू अ डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि अगर तो रिपीटेड मतलब रिसेप्टिविटी, ठीक है, लॉस हो जाए, मतलब अटेंशन नहीं दी जा रही किसी भी चीज़ को, ठीक है, रिपीटेड स्टिमुलाई पे, मतलब अगर हमारी रिपीटेड स्टिमुलाई हमें शो किया जाएगा और हम उस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये यूज़फुल हो सकती है ड्रेन को मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करने में, ठीक है, और प्रिवेंट करने में अटेंशन अनइम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए। हैबिचुएशन में एग्जांपल आ जाती है स्नेल क्राउलिंग ऑन अ शीट ऑफ ग्लास। अब इसमें क्या होगा कि जब भी ग्लास की शीट को टैप करेंगे जो स्नेल है वो अपने शेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। 2-3 दफ़ा टैप करने से जब हम मतलब ग्लास को टैप करेंगे तो स्नेल अंदर चला जाएगा। अब जब स्नेल को ये पता लगेगा कि टैप करना मतलब टैपिंग उसके लिए हार्मफुल नहीं है या कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है, तो वो मतलब वो बाहर मतलब वो आराम से उसको पता होगा कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, तो वो मतलब कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और इस चीज़ को इग्नोर करेगा तो वो क्रॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग और कॉन्टीन्यूड रिफ्लेक्स टाइप। अब इसमें क्या आ जाता है कि ये इन्वॉल्व करता है इररेलेवेंट स्टिमुलस, मतलब पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस, ठीक है, विद नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। अब पाल ने कंडीशन किया था डॉग्स को, ठीक है, कि वो सीक्रेट मतलब करें सलाइवा, ठीक है, जब भी बेल रिंग हो, ठीक है, तो वो सलाइवा सीक्रेट करें, ठीक है, जो कि नॉर्मल स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, सलाइवा के सीक्रेशन के लिए। अब उसके एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि उसने जब बेल को रैंक किया था, ठीक है, फूड देने से पहले उसने बेल बजाई, ठीक है। अब जो डॉग है ना वो कंडीशनड हो गए थे सेकेंडरी स्टिमुलस, यहाँ मतलब कंडीशन स्टिमुलस उनमें आ गई थी कि रिंगिंग ऑफ बेल जब भी होगी हम मतलब स्लाइवा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, स्लाइवेट करना है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एज इफ़ इट इज़ वर द नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। अब इसकी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि ये इस टाइप की जो लर्निंग है ना वो ब्रॉडन करती है ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी को कि वो रिएक्ट कर सकें, ठीक है, अप्रोप्रिएटली इन इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था कि जो कंडीशनिंग थी ना कंडीशनिंग प्रोसेस था ना इसने रिमूव किया था डिपेंडेंस को, ठीक है, ऑन वन काइंड ऑफ रिफ्लेक्सिव सिंबल फॉर एक्शन।
नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। अब इस टाइप में दिस टाइप ऑफ लर्निंग को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हैबिचुएशन से। अब इस टाइप की जो लर्निंग है, ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और स्टडी किया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है, और BF स्किनर ने, जो कि एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अब नेचुरल कंडीशंस के अंडर, ठीक है, जो अचीवमेंट है पर्टिकुलर गोल की, वो ये थी कि रिवॉर्ड देना था, ठीक है, दैट डायरेक्ट रैंडम एक्टिवेट्स इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। अब ट्रायल एंड एरर रिपीटिशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लीड टू फाइनल अचीवमेंट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट्स और कैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, कि मेज़ में रन करके अपना फूड फाइंड करना है, ठीक है। अब जब भी लीवर को प्रेस किया जाएगा, ठीक है, रैट के लिए था कि एक मेज़ बनी होगी, ठीक है, उसमें से भाग के, ठीक है, अपना जो है ना वो फूड फाइंड करना है। और बिल्लियों के लिए क्या था कि वो इसको एक पिंजरे में बंद किया गया था, ठीक है। अब जब भी वो बिल्ली और उसके अंदर लीवर लगा हुआ था, ठीक है, अब जब भी वो बिल्ली लीवर को प्रेस करेगी तो वो केज का जो है वो दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ सकेगी। इस केस में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना वो एक्सीडेंटल था, ठीक है, क्योंकि बिल्ली को नहीं था पता कि अंदर लीवर लगा हुआ, उसका पंजा गलती से उधर लगा और दरवाज़ा खुल गया उसने। और इस केस में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो एक्सीडेंट था और फिर उसको रिवॉर्ड किया गया था कि जब भी लीवर बजाएगी वो बाहर। नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में थ्रोप ने डिफाइन किया था लेटेंट लर्निंग को एज द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हमने एक मेज़ में रैट को एक मेज़ में पुट किया, ठीक है, और रैट जो है वो फर्स्ट एक्सीडेंटली मतलब फूड उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें सवाल ये था कि मतलब क्या उसने कोई एक्सपीरियंस लर्न किया था, ठीक है, बिफोर गेटिंग द फूड, ठीक है। अब हम उसको अगर अगेन मेज़ में पुट करेंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली फूड की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब रैट वेंडरिंग कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो उसने कुछ लर्न किया, ठीक है, विदाउट इवन द इंसेंटिव ऑफ एनी रिवॉर्ड, ठीक है। उसके बाद इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग एक एक्सट्रीम केस है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग टू अ नॉवल सिचुएशन। अब कोहलर ने परफॉर्म किए थे मैनी एक्सपेरिमेंट, मतलब कोहलर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे चिंपैंजी में, ठीक है, और ये शो किया था कि जो इनमें ना हायर फॉर्म है लर्निंग, चिंपैंजी में हायर फॉर्म है लर्निंग की, जिसको हम जिसमें रीजनिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर तो कोई एनिमल जो है वो डायरेक्ट अपना करता है, मतलब डायरेक्ट करता है अपने बिहेवियर ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है, तो जो कि उसने प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो जो रीजनिंग होगी वो इन्वॉल्व होगी। अब रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग ह्यूमंस में इन्वॉल्व होती है, मतलब होती है कि रिकास्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन इन द इमेजिनेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन दैट कैन बी अप्लाइड टू अ सिचुएशन। अच्छा, सच इंसाइट या रीज़न जो है वो मतलब अदर प्राइमेट्स में भी पाए जा सकते हैं, तो ये हाईएस्ट फॉर्म है लर्निंग की। अब चिंपैंजी में एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था कि चिंपैंजी को प्लेस किया गया था एक केज में जहाँ फ्रूट मतलब हैंग किए हुए थे सीलिंग के साथ। अब जो चिंपैंजी है ना वो उस फूड तक नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि जो फूड था ना मतलब उसने मतलब डिफरेंट बॉक्सेस में जो कीपर था ना उसने मतलब बॉक्सेस रखे हुए थे डिफरेंट साइज़ के केज में, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ देर बाद ना हेड स्क्रैच करने के बाद जो चिंपैंजी है ना उसने लार्जेस्ट बॉक्स को मूव किया था, ठीक है, और स्मॉलर को साइड पे रख के फ्रूट पा लिया था। इस तरह उसकी कंडीशनिंग मतलब इस तरह उसने बिहेवियर लर्न किया था। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर 17 यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट। Assalamualaikum and welcome back to my video. So my name is Hamda Tanveer and I am your biology teacher. So आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 कवर करेंगे, ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का। So let's get started with रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, रिप्रोड्यूस करके न्यू स्पीशीज़ की जनरेशन करना। अब इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि रिप्रोडक्शन क्यों की जाती है, ताकि स्पीशीज़ को इवॉल्व किया जा सके। हर जानवर अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता है, ठीक है, ताकि इनकी तादाद बढ़ सके। इवॉल्व ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसमें दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है सिंगल पेरेंट को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है टू पेरेंट्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकल हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल नहीं है, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल आ जाती है फिशन की, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग एक्सेट्रा के एग्जांपल आ। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल होती है बडिंग और ग्रेपिंग में, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब इन मोस्टली प्लांट्स में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनमें एक लाइफ साइकिल होता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। इनमें प्लांट्स में मतलब हैज़ ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, इनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। अब जैसे स्पोरोफाइट जनरेशन हो तो गैमेटोफाइट जनरेशन हो, ठीक है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होगा, प्रोडक्शन होगी स्पोर्स की, ठीक है, और गैमेटोफाइट में प्रोडक्शन होगी गैमेट्स की। अब स्पोरोफाइट में डिप्लॉयड 2n डिप्लॉयड है मतलब 2n है, ठीक है, और गैमेटोफाइट में हैप्लॉयड है मतलब 1n है, ठीक है। स्पोरोफाइट में है मियोटिक डिवीजन, अब और गैमेटोफाइट में है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब जो ऑल्टरनेट है ना स्पोरोफाइट जनरेशन, मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जो सीड प्लांट्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट डोमिनेंट प्लांट हैं, ठीक है, वो स्टोर करते हैं फूड ताकि मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो सीड प्लांट्स हैं जो कि मोस्ट डोमिनेंट प्लांट है वो स्टोर करते हैं फूड फॉर डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सीड कोट को ताकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिल सके। और सीड डोरमेंसी क्या है कि सीड डोरमेंसी एक स्पेशल कंडीशन है रेस्ट की ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो रेस्ट की जो कंडीशन है उसको सीड डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। इसमें होती है प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब को, ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज मतलब वेहिकल, ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब है वो क्या होता है कि एक्ट करता है एज वेहिकल, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है मेल गैमेट को टुवर्ड फीमेल गैमेट की तरफ, ठीक है। और ये सक्सेस मतलब सीड प्लांट की सक्सेस के लिए होता है, ठीक है, ताकि इवॉल्व किया जा सके पैरेलल टू द सीड। अब सीड प्लांट को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट। डायग्राम है ये हमारे पास है ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या है कि स्पोरोफाइट जनरेशन 2n है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले बनेगा स्पोर मदर सेल्स में चेंज होगा, ठीक है, जो कि 2n है, ठीक है। अब इधर हैप्लॉइड्स जो स्पोर मदर सेल्स हैं मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स में चेंज हो जाएंगे 1n में, ठीक है। अब जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट जनरेशन होगी, वो भी 1n है, ठीक है, थैलस। अब गैमेटोफाइट जनरेशन में दो ऑर्गन्स हैं, फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन, ठीक है। अब फीमेल ऑर्गन में आर्चिगोनिया है और मेल ऑर्गन में एंथ्रीडिया है, ठीक है। अब आर्चिगोनिया में है ओस्फेयर्स, वो भी 1n है, ठीक है, और एंथ्रीडिया में है मोटाइल एंथ्रीजॉइड्स, वो भी 1n है। अब जो मोटाइल एंथ्रीजॉइड्स एंथ्रीडिया हैं, ठीक है, वो स्विम करेंगे सरफेस पे, मॉइस्चर जो होगी मतलब वो ओस्फेयर्स में जाएंगे, ठीक है। और जो ओस्फेयर है वो अट्रैक्ट करेगी एंथ्रीजॉइड को, ठीक है, एंथ्रीडिया के आर्चिगोनिया में जाएगी। मोटाइल एंथ्रीजॉइड स्विम करके आर्चिगोनिया में जाएंगे और आर्चिगोनिया अट्रैक्ट करेगी एंथ्रीजॉइड्स को। इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, जिसको हम कीमो सिक्रीशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों जो इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं और ओसोफेयर कीमो सिक्रीशन करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वो स्विम करके और आर्चिगोनिया में जाते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए मतलब इसमें फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनिया में। देन अगेन सेम प्रोसेस स्पोरोफाइट जनरेशन होती है 2n, देन स्पोर मदर सेल्स होंगे। अब नेक्स्ट है स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन 2n होती है, ठीक है, इसमें मेल
मेल कोन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल है और फीमेल कोन ऑफ मेगास्पोरोफिल है, ठीक है। अब मेल कोन में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, और जो फीमेल कोन में है उसमें है मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं जो 2n होते हैं, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल, ठीक है, इसमें भी मेगास्पोर मदर सेल्स 2n होते हैं। अब इधर मायोसिस होती है, ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना जो मेल की, ठीक है, वो उसमें माइक्रोस्पोर होती है 2n से 1n में चेंज होता है, ठीक है। और जो है फीमेल कोन की वो मेगास्पोर में चेंज होता है 1n में। अब 1n जब ये दोनों मिलते हैं तो पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन की रिजल्ट में क्या होता है कि फीमेल प्रोथैलस गेमेटोफाइट बनता है और मेल प्रोथैलस गेमेटोफाइट, 1n फीमेल और n मेल प्रोथैलस गेमेटोफाइट बनता है, ठीक है। अब जो फीमेल प्रोथैलस गेमेटोफाइट है वो फीमेल ऑर्गन होंगे उसमें, ठीक है, जैसे अर्चिगोनिया, और इसमें अगेन ओस्फेयर होगा, ठीक है। और मेल ऑर्गन में एंथ्रीडिया और एंथ्रीजॉइड्स होंगे, n1n, ठीक है। देन एंड अगेन फर्टिलाइजेशन होगी अर्चिगोनिया में और स्पोरोफाइट जनरेशन होगी और मेयोसिस होके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पार्थिनोकार्पी है, ठीक है। अब पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड्स नहीं होती, ठीक है, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती है पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स। रीज़न क्या होती है कि इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। यूजुअली मतलब ऑक्सिन का लेवल हाई होता है ओवरीज में। अब नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एक स्पेशल कंडीशन है रेस्ट की ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे वाटर स्कैसिटी या लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो सीज करेगा अपनी ग्रोथ को, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि जो एम्ब्रियो है ना वो सर्वाइव करता है फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को। नेक्स्ट है फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। फ्रूट सेट में है कि जो ओवरी होती है रिटेंशन, ठीक है, वो फ्रूट में चेंज होती है। अब जो रिटेंशन है ओवरी की जो कि बन जाती है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो ऑक्सिन है वो इंड्यूस किया जाता है फ्रूट सेट में, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सिन है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब फ्रूट राइपनिंग में क्लाइमेट्रिसिस क्या है, फ्रूट राइपनिंग में क्लाइमेट्रिसिस क्या है कि बर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी फ्रूट्स में, ठीक है। जो फ्रूट में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। और इथेन जो है वो इंड्यूस किया जाता है फ्रूट रिप्रोडक्शन में, फ्रूट रिपनिंग। नेक्स्ट है फोटोपीरियडिज्म, ठीक है। फोटोपीरियडिज्म की डेफिनेशन ये है कि मतलब रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स को फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। अब रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं कि लीफ की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है, सीड डोरमेंसी होती है, लीफ फॉलिंग होती है और जर्मिनेशन होती है। अब मैकेनिज्म इनमें क्या है कि जो शॉर्ट मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरल बर्ड को, ठीक है, और देन प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को। अब शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और न्यूट्रल प्लांट्स हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो इंड्यूस्ड होते हैं बाय डार्क पीरियड, ठीक है, लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ, ठीक है। जैसे कोकलबर्ग की जो लेंथ है वो 8.5 आवर्स है और टबैको की 11 to 12 आवर है, ठीक है, ये लॉन्गर है देन क्रिटिकल लेंथ। अब शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि ये रिक्वायर करते हैं शॉर्ट डे फ्लावरिंग के लिए, दे रिक्वायर शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग, ठीक है, और दे रिक्वायर लॉन्ग नाइट फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। और विंटर सीजन में ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को। विंटर सीजन्स में ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स इंड्यूस्ड किए जाते हैं बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ। जैसे हैनबेन में जो लेंथ है वो 13 आवर्स है, ठीक है। अब वो रिक्वायर करते हैं लॉन्ग डे, ठीक है। शॉर्ट डे में शॉर्ट डे रिक्वायर करते हैं फ्लावरिंग के लिए, लॉन्ग डे में लॉन्ग डे रिक्वायर करते हैं फ्लावरिंग के लिए, और
शॉर्ट नाइट रिक्वायर करते हैं फ्लावरिंग में और फ्लावरिंग के लिए। और समर सीज़न में जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनको लॉन्ग डे चाहिए होता है और शॉर्ट नाइट चाहिए होता है। अब न्यूट्रल प्लांट्स में जो है ना वो फ्लावरिंग जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती है फोटो पीरियड से, ठीक है। मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं दोनों सीजन्स में, जैसे कोकम्बर, टोमेटो, मेज़, पी, कॉटन, ठीक है। ये न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में? शॉर्ट डे प्लांट्स में जो लेंथ है वो लॉन्गर होती है क्रिटिकल लेंथ से, ठीक है, और लॉन्ग डे में शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट में शॉर्ट डे चाहिए होता है और लॉन्ग नाइट चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। और लॉन्ग डे प्लांट्स में लॉन्ग डे चाहिए होती है और शॉर्ट नाइट चाहिए होती है फ्लावर। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए गए थे और साइंटिस्ट ने ना शॉर्ट डे प्लांट्स में जो साइंटिस्ट हैं ना उन्होंने ना ज़्यादा डार्कनेस प्रोवाइड की थी ताकि फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है, जैसे कोकलबर्ड, टोबैको, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ठीक है। और लॉन्ग डे प्लांट्स में साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की थी डार्कनेस, ठीक है, ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस ना कर सकें, जैसे कि हैनबेन, व्हील, बार्ले, कैबेज। अब जो फाइटोक्रोम है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती हैं प्लांट्स में, ठीक है। इनकी टू टाइप्स हैं, P660 एंड P730। अब जो P660 है ना, ठीक है, वो इनएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को, ठीक है। ये अबंडेंट होते हैं नाइट टाइम, ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं नाइट टाइम। अब जो P730 है ना वो एक्टिव प्रोटीन है, ये एब्जॉर्ब करते हैं फॉर रेड लाइट, ठीक है। उसके बाद ये अबंडेंट होते हैं डे टाइम और दे आर प्रेजेंट एट डे, ठीक है, और ये डे टाइम प्रेजेंट होते हैं। अब जो P660 है वो इनएक्टिव है, ठीक है, और जो P730 है वो एक्टिव है। अब जो P730 है वो नाइट टाइम चेंज होगी P660 में, और जो P660 है वो डे टाइम चेंज होगी। अब इनमें बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है डार्क और नाइट को, ठीक है, पीरियड ड्यूरेशन के दरमियान, ठीक है। उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है मतलब ताकि फ्लोरेजन हार्मोन को प्रोड्यूस किया जा सके। अब शॉर्ट डे प्लांट जो है वो रिक्वायर करते हैं P660, ठीक है, और इनमें जो फ्लावरिंग प्रोडक्शन होती है वो इंड्यूस्ड की जाती है रेड लाइट के ज़रिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है शॉर्ट डे प्लांट में कि जो P730 है वो चेंज होता है P660 में, ठीक है, क्योंकि P730 जो है ना वो ज़्यादा कन्वर्ट होता है P660 में। अब जो लॉन्ग डे प्लांट है वो रिक्वायर करते हैं P730, ठीक है। इनमें जो फ्लावर रिप्रोडक्शन होती है ना वो इंड्यूस्ड की जाती है बाय फार रेड लाइट, ठीक है। P660 चेंज होता है 730 में, क्योंकि जो P660 है वो ज़्यादा कन्वर्ट होता है P730। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वर्नलाइजेशन है, ठीक है। वर्नलाइजेशन में क्या होता है कि प्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की इन बाइनियल एंड पेरिनियल, ठीक है। बाइनियल मतलब जो एक साल में 2 दफ़ा रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, और पेरिनियल जो साल में 1 मरतबा ही रिप्रोड्यूस करें एट लो टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्नलाइजेशन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इन बाइनियल एंड पेरिनियल एट लो टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर होगा वो इंड्यूस किया जाएगा ताकि प्रोड्यूस कर सके वर्नलिन हार्मोन, ठीक है, और जो वर्नलिन हार्मोन होगा वो इंड्यूस किया जाएगा ताकि वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। अब जो फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं शॉर्ट एपेक्स से, ठीक है, जो मैच्योर स्टेम की शॉर्ट एपेक्स है उससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, और एम्ब्रियो ऑफ सीड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब सिंक्रोनाइज क्या है कि जब भी मतलब रिप्रोडक्शन की बात आए या प्लांट्स की बात आए तो आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी है कि इसमें एक तो वर्नलाइजेशन होती है, ठीक है, कि मतलब बाइनियल और पेरिनियल प्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की बाइनियल और पेरिनियल में, ठीक है, और फोटो पीरियडिज्म के लाइट के लिहाज से, ठीक है, लाइट और डार्क के लिहाज से फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है कि इधर प्रोडक्शन होती है कंप्लीट प्लांट की, ठीक है, फ्रॉम कैम्बियम टिश्यू से कंप्लीट प्लांट की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है? बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन्स
इन अ मीडियम, ठीक है। जो प्लांट होगा, जो न्यू प्लांट होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स प्लांट के ज़रिए, पेरेंट प्लांट के साथ, ठीक है। और ये यूज़ किया जाएगा रैपिड प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू रैपिड प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड वेराइटीज़ की रैपिड प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ किया जाएगा टीचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पार्थेनोजेनेसिस है, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एग विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग बनता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट होती है एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल एंड्स, वेस्प, हनी बीज एंड एफिड में, ठीक है। अब इसमें हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। अब हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड एग है वो डेवलप होता है इनटू हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हैप्लॉइड एग है वो हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है, ठीक है। और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में माइटोटिक डिवीजन होती है, जैसे हनी बीज एग्जाम्पल, ठीक है। अब डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो डिप्लॉइड एग होता है वो डेवलप करता है इनटू डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड में जो हैप्लॉइड हैगा वो हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग में होगा, ठीक है। और डिप्लॉइड में जो डिप्लॉइड एग है वो डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा, ठीक है। हैप्लॉइड में माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। और